वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामान से लड़ते लड़ते सड़कों पर आए। अपोजिशन ने एपीसी की, पीडीएम की तहरीक चलाई, तहरीक नाकाम हुई। अपोजिशन फिर पार्लियामान में आई और अब पार्लियामान में फिर लड़ाई हो गई है और अपोजिशन वापस एपीसी और एहतजाज की तरफ जा रही है। सियासी अदम इस्तेकाम का ये गोल चक्कर कब तक चलता रहेगा, इस पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सेठी साहब, जो पिछले कोई हफ्ता 10 दिन में चीज़ें होती आ रही हैं पार्लियामान के फोरम से, वो हम सबके सामने हैं। उसके बाद ये नज़र आया कि शायद रिलेटिव जो है वो पीस हैज़ प्रिवेल्ड इन द पार्लियामेंट। एक वो अग्रीमेंट साइन हुआ, एक वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी साइन हुई, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो डिसाइड हुआ। लेकिन उसके बाद फिर उसकी खिलाफ वर्जी होती नजर आई, क्योंकि बिल्स पे नजरसानी या बिल्स की वापसी तो हो नहीं रही। तो अब ये एपीसी का मामला दोबारा जो है वो शुरू हो गया। अब क्या आप समझते हैं, क्या हुकूमत ने एक बार फिर मौका फराम किया है तितर बितर जो अपोजिशन हुई भी थी उसको इकट्ठे होने का, उसको यूनाइट होने का? एंड मोर सो टू द पॉइंट, कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है ये ऑपोजिशन इस हुकूमत के लिए एट दिस पॉइंट? देखिए, लगता तो ऐसे है कि हुकूमत बजट के ऊपर ज़्यादा लंबी चौड़ी डिबेट नहीं करवाना चाह रही थी, और वो समझ भी आती है क्यों नहीं, क्योंकि कमज़ोर है वहाँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू, और जाहिर है कि ऑपोजिशन इसीलिए पूरा फुल एडवांटेज उसका लेना चाह रही थी। मगर हुआ ये कि उसके बाद जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, उससे तो ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ऑपोजिशन बॉयकॉट करके वॉकआउट कर ले। आपको याद होगा कि उससे कबल भी जब वो 21 बिल ऑर्डिनेंसेस को पास किया या बिल्स को पास किया एक ही सिटिंग के अंदर, जब ऑपोजिशन ये भी कह रही थी कि कोरम नहीं है और स्पीकर ने कहा नहीं और करवा दिया, और ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, वॉकआउट किया, उन्होंने पीछे से वो सारे बिल्स पास कर दिए। और फिर बाद में जब ये मफाहमत की बात आई और कहा कि ठीक है हम वो बिल्स जो हैं उसके ऊपर फिर डिबेट कराते हैं, तो बाद उसमें फिर बाबर अवान साहब ने और दीगर लोगों ने कह दिया कि नहीं वो तो पास हो गया, आप क्यों करेंगे। तो एट एवरी स्टेज लगता ऐसे है, जो कि अब इसके पीछे क्या सोच है वो तो समझ नहीं आएगी आपको, मगर जो लोग ये कि यही कहेंगे कि जी गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि इसके ऊपर डिबेट हो। तो अगर आप ये सिचुएशन है तो इसका ये मतलब है कि उस दूसरी तरफ जो लाइन ले रहे थे बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब कि हम पार्लियामेंट के अंदर ही काम करेंगे, हम ये लड़ाई झगड़े के रास्ते नहीं लेंगे, और नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए को नेगेटिव कर रहे थे, थम्स डाउन कर रहे थे, कह रहे थे नहीं हमें मौका दिया जाए, हम काम करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। उनकी लाइन पिट गई है ना, अब वो कहाँ जाएं? तो अब वो जब कहाँ जाएं तो फिर जाहिर है वही फिर एपीसी बुलाओ। अगर पीडीएम नहीं बुलाई जा सकती क्योंकि उसके अंदर वो पुराने मसले हैं, किसने किसको निकाला और किसने क्यों निकाला और कैसे वो वापस आएंगे, तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो है रहे कि यार नए नाम से कोशिश कर ली जाए, सबको इकट्ठा कर लिया जाए। इसके दो फायदे हो सकते हैं ऑपोजिशन को। एक तो ये कि ऑपोजिशन जो है वो फिर कह सकती है कि देखें हमने अपने डिफरेंसेस दूर कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नए सेयर्स थे जो कहते थे नहीं नहीं नहीं, उनको इकट्ठा कर दिया विद हार्ड लाइनर्स। दूसरा ये कि अभी भी उन्होंने वो पीडीएम का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि पीडीएम को बहाल कर दिया, उन्होंने कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और जो फोकस किया उन्होंने इलेक्टोरल लॉज के ऊपर किया, जिसके साथ समझ भी आती है बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल थिंग। अब आप देखिए ना, बस ये कह के मैं खत्म करता हूँ इस बात को कि इस वक्त जो सबसे अहम डेवलपमेंट या डिमांड है ऑपोजिशन की वो यही है कि भाई आज नहीं कल हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन चाहिए, बिकॉज उनका तजर्बा बहुत बुरा है पिछला। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं हम आज मानने के लिए तैयार है बात, हमें गारंटीज दें और हमारे साथ बैठ के बात करें कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। एक तरफ ये, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जिस किस्म के कानून इलेक्टोरल लॉज में जो कानून बनाने जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन को बाहर निकाल दिया फ्रॉम इट्स डिस्कशंस आल्सो, और तो उससे ऐसे ही लगता है कि इरादे कोई नेक नहीं है। अच्छा, आपने भी बात ये की कि वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करना चाह रहे थे, या फॉर दैट मैटर शहबाज शरीफ साहब जो रेकन्सिलिएशन और जो पार्लियामेंट के अंदर लेके जो है वो चीज़ें चलना चाह रहे थे, ये तो एक जगह, ये तो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह। बाय एंड लार्ज, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते भी हैं, आपको आपके पास अंदर की खबरें भी होती हैं, बाय एंड लार्ज अगर दोनों कैंप्स की बात की जाए, पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस PMLN, उनके अंदर जो लोग हैं, क्या वो चाहते हैं कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो हमने मज़ामत कर ली इससे हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा
और रेकन्सिलिएशन की तरफ जाया जाए और अगले इलेक्शन के कुछ लाए अमल, कुछ डायनामिक्स जो है वो तय किए जाएं, या ज़्यादा वहाँ पे यही सोचा जा रहा है कि नहीं हमने मज़ामती करनी है? बिकॉज लाइक मरियम नवाज साहिबा का वो जुमला बहुत दफ़ा जो है वो इस्तेमाल हो चुका है कि पावर टॉक्स टू पावर, वो पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी चल रहा है, वो ज़्यादा जो है वो राइज है। देखिए, बात तो सही है, पावर टॉक्स टू पावर। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है वो डुअल स्ट्रेटजी है। एक तरफ मरियम और नवाज चुप तो रहेंगे मगर फ्रॉम टाइम टू टाइम बोलते रहेंगे और वो पावर टॉक्स टू पावर वाली बात करते रहेंगे। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी जो है पीपल्स पार्टी तो फुली, और मेरा ख्याल है अब बहुत से सीनियर नून लीग के भी लोग हैं जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के बयानिया को मौका दिया जाए। अच्छा, वहाँ प्रॉब्लम ये आ जाता है कि एक तो चॉइस क्या है, अगर आप मौका नहीं देते तो आप क्या कर लेंगे? आपने पीडीएम आपसे नहीं चली, आपने लॉन्ग मार्च नहीं की, आपने रेजिग्नेशन नहीं की, तो इससे क्या होगा? आप हार्ड लाइन लेते रहेंगे मगर कुछ मिलेगा तो नहीं। ऊपर से तो आसमान नहीं गिर जाएगा इमरान खान के सर के ऊपर। तो एक तरफ से ये भी है और उन्हें भी एहसास है हार्ड लाइन वालों को कि ये है, मगर जो हार्ड लाइन वालों के पास जो यक्का है ना, एस, जो कि वो इस्तेमाल कभी कभी करते हैं कभी नहीं करते, और जो इस्तेमाल के साथ उसके बहुत से खतरनाक नताइज भी निकल सकते हैं, वो ये है कि जब ये वादे होते हैं या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है बिटवीन से द एस्टैब्लिशमेंट एंड द ऑपोजिशन, जो कि सारा वक्त बातें तो चलती रहती है ना जी, बातचीत चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जाहिर है वेयर देयर स्मोक देयर सम फायर। तो अगर ऐसी बात है तो फिर वो किसी न किसी स्टेज पे ये जो हार्ड लाइनर्स हैं ये कहते हैं लो जी उन्होंने लेट डाउन कर दिया आपको, आपके साथ लारी लप्पा, आपके साथ वादा किया, पिछले साल भी वादा किया था, देखे क्या हुआ, अपने काम करवा लिए और फिर हमें लेट डाउन कर दिया। तो मैं समझता हूँ फिर वो वही बात आ जाती है कि अगर आप सारे रास्ते दरवाजे बंद कर देंगे और अपने एतमाद नहीं बना पाएंगे तो फिर वो स्टेज आएगी कि सब फ्रस्ट्रेट होके फिर आपके नाम लेने शुरू कर देंगे लोग। जब आपके नाम लेने शुरू कर देते हैं तो वहां फिर आपको पता ही है फिर बहुत बेचैनी होती है। सो ये इस किस्म की सिचुएशन चल रही है। आपका सवाल दुरुस्त है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी सेंटिमेंट जो है नून लीग के अंदर और ओवर में और पीपल्स पार्टी में तो है ही कि लड़ाई झगड़े एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं करने चाहिए, इमरान खान के साथ करने चाहिए और कुछ नहीं। अगर आज भी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की छुट्टी नहीं कराती तो कम से कम अगली इलेक्शन में हमें थोड़ी बहुत इलेक्शन तो फेयर मिल जाए, नहीं तो फिर रह क्या जाएगा? तो एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रलाइज किया जाए, इवन इफ यू कांट विन इट ओवर। राइट। अच्छा, अब जो ये होता रहा पिछले 8-10 दिन में, जो हमने सारे मनाजिर देखे, जो सारी चीज़ें पार्लियामेंट के फोरम से होती आई, उसके बाद एक नई डिबेट जो है वो छिड़ गई है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये इस सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो है वो एक तरीकाकार जो है वो अपनाया जा रहा है ताकि दिखाया जाए इस सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा और कोई मुतबादल सिस्टम जो है वो आना चाहिए। योर कमेंट्स ऑन दिस, योर स्टांस? क्या ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अब कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज में थोड़ी बहुत रियलिटी थ्योरीज भी हैं, बिकॉज इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि बहुत से ऐसे अनासिर हैं पावर कॉरिडोर्स में जो समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना ये नहीं चलता और हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहिए। आपको पता ही है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जिस किस्म के प्रॉब्लम्स एस्टैब्लिशमेंट को आ रहे हैं, एनएफसी अवार्ड है, बजट्स है, गवर्नेंस है, अपॉइंटमेंट्स है, करप्शन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये डिपेंड नहीं करता कि जी कौन सी पार्टी में है, जहां भी होते हैं कुछ ना कुछ तो होता है। तो वो ये समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्योंकि अब आप देखिए दुनिया में एक स्विंग हो रही है टुवर्ड्स द राइट, वेदर इन लिबरल डेमोक्रेसीज और फुल फ्लैश डेमोक्रेसीज। एक अथॉरिटेरियनिज्म एक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब लोग जो एग्जाम्पल्स आजकल देते हैं, एक तो एग्जिस्टिंग अथॉरिटेरियन सिस्टम जहां फुल कंट्रोल्स है विच इज चाइना, और दूसरी तरफ प्लेसेस लाइक फ्रांस एंड ऑफ कोर्स टर्की, मलेशिया, इस किस्म की जो जगह है वहां भी अब राइट शिफ्ट हो रही है, ब्राजील एंड सो ऑन। सो वो समझते हैं कि द फ्यूचर is not in parliamentary democracy, it's in strong presidential systems and strong rulers, जो कि जमहूरी राइट्स को कर्टेल करके डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएं, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इतनी लेन देन होती है, इतनी कंसेशन देनी पड़ती है, इतनी कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाए। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमने तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ट्राई करके देख लिया ना, उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर आधा मुल्क भी हमने गवा दिया एंड सो ऑन।
तो यहाँ तो एक लंबी ट्रेडिशन है अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की, चलाना इसी को है। हाउ टू डू इट, तो आपका सवाल सही है। बलूचिस्तान में जो हुआ कंप्लीटली देखे ना, ये पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट ही हुआ ना। यहाँ भी पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट, जब इमरान खान साहब धरना चला रहे थे तो पार्लियामेंट को गालियां दे रहे थे। ये ऐसे ही है ना। अब एक ऑपोजिशन है जो कह रही है कि नहीं पार्लियामेंट के अंदर ही काम किया जाए, वही बात की जाए। अब इतनी बड़ी बात क्या थी अगर शहबाज शरीफ साहब को बोलने देते, मगर नहीं। तो इसमें ये जो आपने सवाल किया है और लोग भी पूछते हैं, इसके पीछे कोई ये गेम तो नहीं है। बिकॉज मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इट्स नथिंग बेटर देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ इतनी, वो तो पार्लियामेंट को वैसे ही घास नहीं डालते। आपने देखा कितने कम आते हैं और वहाँ आके कोई will he be the candidate? That's another question. क्या अगर वो, उनको तो सिस्टम पसंद नहीं है, लेकिन क्या कैंडिडेट वही होंगे या कैंडिडेट उनकी जगह कोई और आ जाएगा नया? तो जो पावर्स एंड वी है वो फैसला करेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। यहाँ तो इतने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं, बेहतर है कि हम ना ही डिस्कस करें। अच्छा ठीक। अच्छा सर, कमिंग बैक टू द नेशनल असेंबली, जो बिल्स बुलडोज हुए वो हमने देखा, जैसे आपने भी कहा 3 दफ़ा कोरम जो है वो पॉइंट आउट किया गया, डिस्पाइट दैट बिल्स जो है वो पास हो गए। फिर ये अंडरस्टैंडिंग दी गई कि अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है डिसाइड कर लिया जाए तो हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। फिर उससे भी जो है बाबर अवान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन बिल्कुल ठीक हुई है, ये कुछ नहीं होगा इसका। अब ऑब्वियसली ये सेनेट जाएंगे, मैं कहती हूँ सेनेट से भी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये पास हो जाते हैं, एनडीए करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कंसिडरिंग के ऑपोजिशन भी अगेंस्ट है इसके, ऑपोजिशन भी एक फरीक होगी, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन कराने हैं वो भी इसमें एक फरीक के तौर पे जो है वो सामने आएगी। वो कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल से ये मुतसादिम है। आप क्या देख रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं जो बिल्स पास हुए हैं वीज़ावी जो इलेक्शन कमीशन के लॉज हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो सकेंगे। आपको पता ही है को 72 के करीब क्लॉजेज हैं, जिसमें से 45 क्लॉजेज को इन्होंने तब्दील कर दिए, जिसमें से 17 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनका ताल्लुक है। तो वो तो विदाउट 2/3 मेजोरिटी वो तो अमेंड हो ही नहीं सकते। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली इलेक्शन कमीशन के बारे में और उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में, ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये खड़ी नहीं हो सकती। ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी बहुत सी चीजें। दैट्स माय प्रेडिक्शन। राइट, but sir, since we live in Pakistan and since we can expect the unexpected, let's just say कि ये आगे चल पड़ते हैं, ये आगे वहाँ से भी उस मरहले से भी निकल जाते हैं, किसी तरह निकल जाते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये अभी से जो ये जिस चीज़ का दरवाज़ा ये रोकना चाह रहे थे कि आगे जो अगला 2023 का इलेक्शन आए उसमें धांधली का शोर ना मचे, उसमें ये ना कहा जाए जी इसने लूट लिया, इसने चोरी कर लिया इलेक्शन, क्या isn't this setting the stage for another controversy for 2023? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 100% जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अनदर रिग्ड इलेक्शन। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के दोस्त और वो खुद क्लेम करते हैं कि मैंने तो 7 साल और रूल करना है, 2 साल ये टर्म कंप्लीट करनी है, अगले 5 साल भी करनी, और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं एस्टेब्लिशमेंट में जो कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि चलाया जाए इसको। प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो ये डिलीवरी नहीं हो पा रही, आवाम नाराज, नंबर 1। नंबर 2, आपने पिछले बाई इलेक्शंस में देख ही लिया और सारे जो पोल्स हैं इस वक्त वो यही बता रहे हैं कि आज इलेक्शन हो या कल हो 70% स्विंग टुवर्ड्स द नून लीग। मेरा ख्याल है कोई चांस नहीं है अगली इलेक्शन में पीटीआई की। तो अगर ये सिचुएशन है और पीछे उस किस्म की सोच है जिसकी तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो करना पड़ेगा ना कुछ, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अगले इलेक्शन बड़े फियर्सली कंटेस्टेड होंगे अगर ये चीजें, ये मामले जो है रिजॉल्व ना किए गए। और अगर ना किए गए तो आपने जो पिछली इलेक्शन में देखा कि चले वो चुप कर गई ऑपोजिशन और उसके बाद एहतजाज भी नहीं किया ज़्यादा लंबा चौड़ा क्योंकि आरटी सिस्टम टूट गया था। इस दफा ऐसी बात नहीं होगी। इस दफा क्योंकि उस दफा अवाम में गुस्सा नहीं था ना उसके साथ, इस दफा तो अवाम में बहुत सख्त गुस्सा है कि हमारे साथ किया है पीटीआई ने। तो मेरा ख्याल है जिस किस्म का फिर आपने रवैया देखा अवाम का इन 10 का, फिर उससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पे अक्रॉस द कंट्री आपको सामना करना पड़ेगा ऑफ डिसरप्शन, इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस। सर बट यहाँ पे आप जिस तरह बात अभी हो रही है कि अगर ये इलेक्शन रिग होता है तो एक बड़ा रिएक्शन आएगा, सवाल यहाँ पे ये है कि रिएक्शन तो सर तब आएगा जिस वक्त जब ये लोग निकलने की बात करते हैं, जब ये लोग कोई रिएक्शन देने की बात करते हैं, तो बिकॉज देव गॉट सो मेनी स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट्स,
वो एक के बाद एक जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है और हर बंदा अपनी अपनी जगह पे जो है वो जाके बैठ जाता है और कोई इस पे कोई शोर शराबा नहीं होता। और अभी भी जैसे आप बात कर रहे हैं, तवक्कुआत यही हैं कि अवाम कोई जुलूस निकालेंगे तो उस लहर पे सर्व करते हुए हम भी जो है वो आ जाएंगे। तवक्कुआत अवाम से ही हैं और हमारे मुल्क में हमने देखा सर, अवाम सब कुछ लेती रहती है, पिसती रहती है, कुछ रिएक्शन नहीं आता। तो मुझे तो लगता है फिर सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह ये चल रहा है। देखिए, ये तो उम्मीद है जो पावर्स दैट बी है कि कंट्रोल किया जाएगा। ये लीडरशिप है, ये करप्ट है और क्रेडिबल नहीं है, इसलिए अवाम इनके लिए बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, तो अवाम अपने लिए बाहर निकलेंगे इसलिए क्योंकि अब अवाम को जो गुस्सा है वो ऑपोजिशन में उसका कोई रोल नहीं है। उसमें तो सारा का सारा रोल एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का है। एस्टैब्लिशमेंट का भी कोई रोल नहीं है एक्चुअली। एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी कोशिश करती रहती है कि ये अच्छी गवर्नेंस हो ताकि ये सारे जो मसले हैं ये हल हों। तो ये तो 100% पीटीआई की लैक ऑफ परफॉर्मेंस का मसला है। तो ये स्पोरेडिक और स्पॉन्टेनियस बहुत से इश्यूज होते हैं लोकल लेवल पे। आगे तो अभी आप देखिए ना, अभी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जिसको हल करना पड़ेगा मच बिफोर दी नेशनल इलेक्शंस, वो है लोकल बॉडीज। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकल बॉडीज करवाने पड़ेंगे। तो ये मुझे बताएं, इन हालात में केपी में और पंजाब में कौन लोकल बॉडीज करवाएगा? सिंध में तो करवा लेंगे पीपल्स पार्टी वाले, यहाँ कौन लोकल बॉडीज करवाएगा? जो करवाएगा वो सारे के सारे स्वीप कर जाएंगे ऑपोजिशन वाले, फिर क्या होगा? तो ये वी आर फेस्ड विद लॉट ऑफ थिंग्स। राइट। आपके दोस्त है फवाद चौधरी साहब, हमारे भी दोस्त हैं, आपने को मशवरा दिया आजकल वो सिंध पे बड़ा जो है आर्टिकल 140A का जो है नफाज करना चाह रहे हैं। कुछ आपने उनसे कहा है कि ये ना कहें आपको ज्यादा भुगतना जो है वो पड़ेगा, पंजाब में या केपी में इलेक्शन हुआ आप नहीं संभाल पाएंगे? नहीं, वो धमकियां शमकियां देते रहते हैं। इस वक्त कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं बिटवीन पीपीपी एंड एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट उन अंडरस्टैंडिंग्स को नेगेट नहीं कर सकती। ये चाहे भी तो ये नहीं लगा सकते वहां अभी गवर्नमेंट रूल। अलबत्ता जब फैसले करने का वक्त आता है तो फिर उस वक्त तो हर किस्म की चीज हो सकती है, मगर वो वक्त यहाँ नहीं आया। इसीलिए पीपल्स पार्टी बिलावल एंड जरदारी साहब जो है दे आर प्लेइंग अ कॉशियस गेम। उन्हें इस बात का एहसास है कि अभी तुम्हारे पास गवर्नमेंट है, एक कोई रेड लाइन हमने क्रॉस की तो शायद ये भी हाथ से चली जाए। अगर ये हाथ से चली जाएगी तो रह क्या जाएगा? इसीलिए वो रेजिग्नेशन की तरफ नहीं गए। इसीलिए उन्होंने रास्ता अलग कर लिया फ्रॉम पीडीएम जब से बड़ी हार्ड लाइन आनी शुरू हुई वहाँ। और अब नवाज शरीफ साहब तो चुप हैं, मरियम भी चुप है। एक मौका मिल गया है शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल को कि चले आप करके फिर दिखाएं। हाँ। मगर अगर हुकूमत उनको करके दिखाने की मौका ही नहीं दिया जा रहा तो फिर क्या होगा? फिर वही वापस फिर उस किस्म के स्टेटमेंट्स और उस किस्म की एग्रेशन, फिर वापस जेलें भरेंगे। इस किस्म के हालात में आपका ख्याल है मईशत रिस्टोर होगी, इकोनॉमिक रिकवरी होगी? आपका क्या ख्याल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे बड़ा इशू इस वक्त दो इश्यूज हैं, एक है इकोनॉमिक रिकवरी का और दूसरा ये है कि एक नेशनल कंसेंसस बने बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उनको इकट्ठे खड़े होकर उनको टैकल किया जाए। हाँ, वो इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन है, हाँ वो अफगानिस्तान के साथ इश्यूज हैं, हाँ वो अमेरिका के साथ है, बेसिस देने नहीं देने वगैरह वगैरह बहुत IMF के इश्यूज हैं। ये वो इश्यूज हैं जो कि अब पार्टी इश्यूज नहीं रहे, ये अब बन गए पाकिस्तान के इश्यूज। इसके ऊपर एक नेशनल चाहिए। राइट। वो कैसे मिलेगा? सिटी साहब, इस पे अभी जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह जो सिस्टम लाना चाह रहे हैं, जो सिस्टम जिस तरह जिसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, अब नाकिदीन जो है इस वक्त बिलखुसूस ऑपोजिशन या और क्रिटिक्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि जी ये EVM का मसला नहीं है, जैसे आपने कहा RTS बैठ गया था या माजी में और बहुत सारे तरीके होते हैं इलेक्शन चोरी करने के। सो ये सिस्टम का मसला नहीं है, ये वो प्रॉब्लम का मसला है, ये जो अपनी अपनी डोमेन में रहने का मसला है, ये वो ज़्यादा मसला है, ये क्रिटिसिज्म जो है वो आता है। क्या आप समझते हैं कि जो भी सिस्टम आ जाए, जितना मर्जी अच्छा सिस्टम किसी भी मुल्क में जो है वो चल रहा हो, जितना मर्जी वो शफाफ हो, जब तक ये बेसिक डायलॉग जो है वो इस पे कोई एक कंसेंसस नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और जो मर्जी जैसा मर्जी इलेक्शन करा लें ये शोर मचता ही रहेगा। आप सही कह रही हैं। उसकी वजह देखें ना, हमारे पास जो एग्जांपल है ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स। आपने देखा क्या हुआ? सिस्टम तो परफेक्ट है वहाँ, इससे बेहतर सिस्टम क्या हो सकता है? रेगुलर हर चीज रेगुलर तरीके से होती है, इतनी बड़ी कोई कंट्रोवर्सीज नहीं होती। इलेक्शंस जो हैं वो छोटी मोटी अगर कोई इधर उधर गड़बड़ भी हो जाए तो उसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते इससे बड़े। वो इसलिए बिकॉज इट्स अ गुड डेमोक्रेसी। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम था
तो आपने देखा जो हालात थे उस वक्त अमेरिका के अंदर, इतनी बड़ी डिविजन हो गई थी अमेरिका के अंदर जो आज तक नहीं हुई, और कितनी मुश्किल से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को निकाला, बिकॉज ही वायलेटेड द रूल्स। जो उनके सिस्टम के जो रूल्स हैं एक शख्स ने उसको वायलेट करना शुरू कर दिया, हालांकि बड़ी रेजर थिन मेजोरिटी के साथ, वो भी कंटेस्टेड मेजोरिटी के साथ वो आए थे। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम इज ओनली एज गुड एज द पीपल हु रन द सिस्टम। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो आप सिस्टम को चलने नहीं देते, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आप सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं यहाँ, अभी तक वो कंसेंसस नहीं हुआ। सिविल मिलिट्री का कंसेंसस जो है वो गड़बड़ होती रहती है, गवर्नमेंट ऑपोजिशन का कंसेंसस के ऊपर प्रॉब्लम रहते हैं। तो रूल्स ऑफ द गेम जो है विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कोई nobody protects that. Right. अच्छा, आप क्योंकि सिस्टम के ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं तो अभी हमने माजी करीब में देखा, पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ लगभग एक महीने में सिस्टम ब्रेक डाउन करने की धमकियां बहुत ज़्यादा जो हैं वो टैसिट सी सही जहांगीर तरीन साहब की तरफ से आ रही थी, और फिर इलेक्शन आ गया, फिर बजट आ गया, और पंजाब में वफाक में बजट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहांगीर तरीन ग्रुप की। आप क्या देख रहे हैं कि ये बजट पास होने के बाद जहांगीर तरीन का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? गो के इस वक्त तो कहा जी उनके अरेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह, कंसेशंस उनको दी जा रही हैं, आप क्या उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, उनका फ्यूचर जहांगीर तरीन साहब के हाथ में नहीं है, उनका फ्यूचर कहीं और है। जब तक वहाँ से कुछ सिग्नल नहीं आएगा, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप इकट्ठा भी होगा और गवर्नमेंट के साथ भी रहेगा। किसी स्टेज पे भी ये ग्रुप जो है गवर्नमेंट के खिलाफ वोट नहीं खड़ा करेगा, उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। उस वक्त तक जब एस्टैब्लिशमेंट ये समझेगी अब वक्त आ गया है, फिर उस वक्त ही खड़े हो जाएंगे, फिर जहां कहा जाएगा वहां चले जाएंगे। अच्छा, तो सर इसी से जुड़ा जो मेरा अगला सवाल है, आजकल बड़ी डिबेट हो रही है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का भी फ्यूचर जो है वो 62-63 पे जो है वो डिपेंडेंट है। इसी तरह 62-63 की आज बड़ी बात हो रही है। खातून जो MNA है, मेरा गालिबन नाम उनका नाम जहन से निकल गया है, जिनका अभी केस का फैसला आया है जिसमें कहा 62-63 पे ही उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, और अब ये कहा जा रहा है 62-63 में जो है वो अमेंडमेंट्स की भी बातें हो रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ राह हमवार हो सकती है फॉर पॉलिटिशियंस लाइक जहांगीर तरीन, इवन नवाज शरीफ, जो 62-63 की बात हो रही है? देखिए, यही तो इशू है। 62-63 को ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में इलेक्शन कमीशन में अमेंड करना चाह रहे हैं। मतलब ये वो कहते हैं 2017 से पहले के बाद ये लागू होगा, आज से लागू नहीं होगा कि 62-63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन। अब इस वक्त तो सिर्फ एक ही शख्स है जिसको ये अप्लाई कर रहा है, और लगता है ऐसे ही है कि उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन निकाली जा रही हैं, वो फैसल वाडा साहब है। नहीं तो वो तो किसी सूरत में बचते नहीं। ठीक। और सर आखिर में जो इस वक्त आने वाले दिनों का अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर मंजर कशी करें तो आप क्या कहेंगे? हुकूमत के पास इस वक्त ठीक है थोड़ा सा फील गुड फैक्टर अभी नंबर्स की हद तक है, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका जो है वो नज़र कहीं नहीं आ रहा अभी, लेकिन आगे की मंजर कशी आप क्या जो है वो देख रहे हैं इस पे? इकोनॉमिक फ्रंट पे भी उसके बाद जो हुकूमत के अपने केसेस हैं जिसमें रिंग रोड का केस आ रहा है, जिसमें और शुगर का स्कैंडल एक्सेट्रा, तो बहुत सारी चीज़ें, क्या देख रहे हैं आप हुकूमत के लिए? हुकूमत तो बस ऐसे ही चलेगी जब तक नहीं चलेगी, ऊंच नीची रहेगी, लड़ाई झगड़े चलेंगे। आपने 3 साल काट लिए इसी तरीके के साथ। अब इनकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि किसी तरीके के साथ मईशत चल पड़े, जिसके साथ कुछ आवाम के ऊपर कुछ उनकी सिचुएशन कंडीशंस बेहतर हो। मगर आप देख ही रहे हैं ये जिस तरीके से ये इंस्टेबिलिटी चल रही है, वो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाया जाता था कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वो 2 चीजें होती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सर्टेनिटी। इकोनॉमिक सर्टेनिटी कैसे होगी जबकि इदारे जो है अंडर इतने प्रेशर में है और हर चीज जो है वो अब अदालतों में जाएगी, तो इकोनॉमिक सर्टेनिटी तो नजर नहीं मुझे आएगी। ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आपके सामने है। तो ये जो सारे कानून बन रहे हैं ये भी चैलेंज होंगे, इसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े होंगे। और सो मैं समझता हूँ कि कंडीशंस फॉर ग्रोथ एंड रिवाइवल बोथ ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑफ इकोनॉमिक्स मुश्किल लग रहा है। ऑन दैट नोट विल क्लोज दिस सेगमेंट। नजम सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आगे जाके जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के जो मामलात हैं उन पर डिस्कस करेंगे। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। विल बी राइट।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। मुतनाज़ा इलेक्शन तरमीम बिल पर ईसीपी खुलकर कानून साजी पर अपनी राय जो है वो दे चुकी है और ये कहा है कि 57 में से जो 22 तरमीम हैं उन पर उनके शहीद तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे कि क्या हुकूमत और ईसीपी के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, क्या हुकूमत ईसीपी को अंडरमाइन करने जा रही है या फिर ईसीपी के जो खदशात हैं वो एक ओवर रिएक्शन है। फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमर दिलशाद साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। कमर साहब ये बताइए, जो एक ये मामला चल रहे हैं आपस में वो तो हमारे सामने हैं। अब ऑब्वियसली हदफ सबका जो है वो ये है कि अगला इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, उस पर कंट्रोवर्सी के जो हैं वो इल्ज़ामात ना लगें। जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह चीज़ें चैलेंज होने जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन भी कह रही है, इलेक्शन कमीशन ने भी रजामंदी नहीं इसमें शामिल, आप क्या देख रहे हैं कि अगला इलेक्शन ये जो ईवीएम्स नई ईवीएम्स हैं उनके तहत होगा या फिर ये जो पुराना निज़ाम है उसी के तहत जो है वो अगला इलेक्शन भी हम देख रहे हैं, क्योंकि कानून साजी होगी नहीं, एक पूरी एक्सरसाइज है जिसमें जो है वो होना है वो भी नहीं होगी, तो किस तरह देख रहे हैं आप? देखा जी, असूली तौर पर अगर आप जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल पेश किया है, कौमी असम्बली में मंजूर भी करवाया है, उसमें 49 जो है वो तरमीमें करवाई हैं उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में। बल्कि इसको आगे अगर अंडरमाइन ना करें बल्कि अंडरग्राउंड जाकर देखा जाए तो ये 75 तरमीमें हैं। 49 तो हमें दिखाया गया है लेकिन कागज़ों के अंदर ये 75 है। अब इलेक्शन एक्ट में जो 75 के लगभग जो उन्होंने तरमीमें की हैं उसमें तो सवाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उसमें और बाकी तो कोई शफाफियत नज़र नहीं आ रही। ये दुरुस्त है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शफाफियत नज़र आ रही है हमें, और इसका लेकर तरीक़ेकार जो हुकूमत ने जो वाज़ा किया है वो मुनासिब नहीं था। सबसे पहली बात यह हो कि वज़ीर आज़म साहब को दरमियान में आने की बजाय ये तमाम असाइनमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले करते हैं। जी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं और इलेक्शन एक्ट में भी इसका जिक्र है सेक्शन 103 में, तो आप इसको लेकर आगे बढ़ें। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आवाम के सामने अपना एक फ़लसफ़ा या अपना मंतक या अपनी जो है नई जदीद तरीन जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पेश करता है। अब वज़ीर आज़म और उसके तमाम वज़रा ने इस अंदाज़ में इसको पेश कर दिया जैसे कि आइंदा इंतखाबात इसके बगैर शफाफियत नहीं होगी। जब इलेक्शन कमीशन इस पर इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, तहकीक की, तमाम दुनिया भर से रिपोर्टें मंगाई तो उन्होंने कहा इसमें शफाफियत नहीं है, राजदारी नहीं है, ये सिर्फ फास्ट तरीका होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत आप लाइन में खड़े हो, इमीडिएटली आपकी बारियां बटन दबाया बाहर चले गए, तो ये इस तरह से इसमें कोई शफाफियत का नहीं है। अच्छा, इसमें ये ना राजदारी का मामला है जी। जहाँ शफाफियत का मामला आता है ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा मसला है, और ट्रांसपेरेंसी इसकी जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है, ये जो कयासराइयाँ हो रही हैं और हुकूमत उसका जो है वो बार बार नेगेट कर रही है कि ये निज़ाम जो है वो हैक हो सकता है। इसको गो के इंटरनेट पे नहीं है लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई चिप के ज़रिए, कोई प्रोग्राम के ज़रिए अगर आपके पास एक्सेस हो मशीन का तो आप इसको हैक कर सकते हैं। आपकी इस पर क्या तहकीक है? मैंने खुद देखा ये सिस्टम। मैं इंडिया में गया और मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुझे दिखाई, उसके बाकायदा प्रैक्टिकल करके तजर्बा भी दिखाया। वो तो मार्केटिंग कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त मुझे बाद में हमारे जो हाई कमिश्नर थे इंडिया में, हमारे दिल्ली में, शाहिद मलिक, उन्होंने मुझे इंतहाई पूरे खौफनाक किस्म की रिपोर्ट पेश की। कहा सर ये देखिए तमाम मैंने इंडिया से इकट्ठी की है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग तब्दील कर लें, इसके अंदर आप चिप लगा दें तो फिर जिस पार्टी को चाहेंगे 2 घंटे का टाइम दे दें, 1 घंटा 2 घंटा, और जो जितनी भी वोट कास्टिंग होगी उस पार्टी को चले जाएंगे। ये आपकी डॉक्यूमेंट है, वो मेरे डॉक्यूमेंट जो है उस वक्त सर वो क्या ट्रेस नहीं हो सकेगा कि अच्छा जी ट्रेस होना बड़ा मुश्किल ट्रेस हो जाएगा लेकिन बड़ा मुश्किल उसका मामला है। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा कामयाबी हो गई, हलफ उठा लिया, फिर किसने देखना होता है। लेकिन मामला ये है, इसके अंदर सबसे बड़ी खौफनाक बात जो हम बता रहे हैं कि ये इसमें शफाफियत नहीं है, इसमें प्रोग्राम तब्दील कर दें आप। इसी तरह यही स्पेन का जो एक आया कंसल्टेंट पाकिस्तान में, IT ने बुलाया उनको, तो उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की, जनाब इसमें शफाफियत नहीं है। ये उनका रिपोर्ट आई जिस पर हमारी IT ने तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपया उसको कंसल्टेंसी फीस दी। जी जी, ये अभी गालिबन जो कुछ दिन पहले जो है वो स्पेनिश कंसल्टेंट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई वोटिंग का जो मामला है, अगर इसके तहत कराया जाए, जो इंटरनेट वोटिंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो मरला है, उसमें अपोजिशन तो उसकी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यही कहा जा रहा है कि इसमें बहुत आराम से धांधली हो सकती है। आपकी क्या इस पे अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्या इस पे जो है वो आपकी क्या सोच है इस पे?
अपोजिशन तो आप कह रही हैं, हमने ये 2009 में जब सारा सिस्टम देखा था हमने, उस वक्त ये बात साबित हो चुकी थी कि इंटरनेट वोटिंग बैल्टिंग से सिक्रेसी जो है वो नहीं है उसके अंदर ईमेल के ज़रिए करें, उसके ज़रिए करें, उसमें सिक्रेसी नहीं है, तो ये राजदारी नहीं है इसके अंदर। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 2009 में सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह जो हमारे हाँ, एक और बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट तो नहीं सोच रही, हमारे मिडल ईस्ट कंट्री के तमाम ममालिक ने उस वक्त की वजारत ख़ारजा की राइटिंग में दिया था कि हम अपने मुल्क में किसी किस्म की पॉलिटिकल या इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देंगे। हम अपने जो पाकिस्तानी मजदूर या लोग लेबर काम कर रही है उनको इजाज़त नहीं देंगे कि वो एम्बेसी में जाके वोट कास्ट करें। इससे हमारे मुल्क के जमहूरी सिस्टम जो बड़ा सिस्टम है उस पर फ़र्क आँच आएगी। तो आप यकीन जाने को रिपोर्ट मौजूद है बाकी ममालिक के जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, अच्छा वहाँ पे उनको खलीजी ममालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं। खलीजी ममालिक में जो इस वक्त लोग वेस्ट से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, जो बसे में, वो वोट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस जो है वो इजाज़त नहीं होगी। इजाज़त नहीं, उन्होंने कहा जी आपके जुलूस की शक्ल में जाना, वैसे वोट कास्ट करना, इसकी इजाज़त नहीं देंगे हम। तो ये बाकायदा हमारे खलीजी ममालिक ने बाकायदा राइटिंग में दिया 2009 में, उन्होंने कहा हम इजाज़त नहीं देंगे। तो इसलिए उस वक्त के इलेक्शन कमीशन जब मैं वहाँ फेडरल सेक्रेटरी था वो रिजेक्ट कर दिया था। तो ये एक मामला, इंटरनेट में तो शफाफियत है ही नहीं, राजदारी बिल्कुल नहीं है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी है, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हम इसकी इजाजत एक और बड़ी बात मैं आपसे गुजारिश करूँगा आपके जरिए, हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो कशमकश चल रही है, इसका हल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन जो ख़त भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, रेफरेंस भिजवाया है, उसकी रोशनी में कमेटी मुकर्रर कर दें, उसमें सईद अली जफर साहब को ले आएँ, इसके बाद जायजा ले लें, बिल्कुल जायजा ले लें। कमर दिलशाद साहब, मुझे सेगमेंट जो है वो क्लोज करना है, लेकिन जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, जिस तरह सिचुएशन जा रही है, इनका ये समझना है, इनका ये मानना है कि अगला इलेक्शन जो है वो इस निज़ाम के तहत शायद नहीं हो सकता, हम देर कर देंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अफगानिस्तान में क्या मामला चल रहे हैं उनके साथ वो डिस्कस करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगानिस्तान के हालात किस जानिब जा रहे हैं? अमरीकी अफवाज का इनखला जारी है और सितंबर के बजाय उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में ही मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या हो सकती है, क्योंकि कोई सियासी तस्फिया हुआ नहीं। तालिबान और काबुल हुकूमत जो है वो बदस्तूर आमने सामने नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पर बेसिस के लिए दबाव तो है, लेकिन पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर भी दिया है, लेकिन फिर भी मामला थमा नहीं है। हालात किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब से। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो बेसिस के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया, अभी हालिया जो इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अमरीकी टेलीविज़न को, उसमें भी उन्होंने जो है वो डिनाई किया कि हम बेसिस बिल्कुल कतन नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी इस मामले को जोड़ा जा रहा है। IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं और जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू दिया शौकत तरीन साहब ने, जिसका उन्होंने कहा कि वो रिबटल देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए और कोई रिबटल आया नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? ये एक तो इन्फॉर्मेशन भी आपकी चाहूँगी कि इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे भी, और आपका एनालिसिस भी चाहूँगी, क्या देना चाहिए बेसिस, हमें देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अमेरिका की अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू है पूरी दुनिया में, और हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बाद मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन दोनों चीज़ें आपके लिए जो मसाइल आ सकते हैं, या आपको अमेरिका को डिफाई करके जो मसाइल आ सकते हैं, या अमेरिका के साथ खड़े होकर जो मसाइल आ सकते हैं, दोनों का अगर मवाजना किया जाए तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका से दूर रहने में आपकी ज्यादा बेहतरी, आपके लिए ज्यादा फायदामंद, सूदमंद साबित होगा। प्रॉब्लम्स दोनों साइड पे। चीज ये है कि हमें पहले तो ये ज़हन में रख लेना चाहिए कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं इस खित्ते में, हमारे वाले में, वो मुताबिकत रखते हैं भारत के साथ, और हमारी भारत से दुश्मनी, हमें खतरा थ्रेट ही भारत से है। लिहाजा कभी भी वो कोई फैसला पाकिस्तान की फेवर में ऐसा नहीं करेगा जो भारत के लिए मुनासिब ना हो, या भारत से वो उसकी अप्रूवल ना हो। तो आपको क्या मिला? जहां आपका सारा फोकस है
उसमें तो अमेरिका आपका साथ खड़ा होने को तैयार नहीं, पहले नहीं हुआ आपसे, यानी सारा काम आपसे करवा के अफगानिस्तान में जाके जंग लड़ी 20 साल और आप ही उनको सपोर्ट करते रहे, यहाँ से रास्ता देते रहे, सब कुछ, लेकिन बिठाया तो उन्होंने भारत को वहां पे, और भारत जो जी चाहता था वहां से करता था। पाकिस्तान में टेररिज्म भी कराया, सब कुछ, और अमेरिका ने उनको रोकने की कभी कोशिश नहीं की, उनके नाक के नीचे सब कुछ होता। तो ये तो आगे भी वो करेंगे। लिहाजा ये सोचना कि हमें IMF से या किसी और से वो मसाइल बन जाएंगे, वो मसाइल बनेंगे, उसके लिए आपको कोई ना कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। फिर एक और जो अहम चीज है वो ये है कि जब अमेरिका ने आइडेंटिफाई किया कि रशिया और चाइना अब उसकी एडवर्सरी है, उसकी दुश्मनी है तो उनसे है, अभी मुकाबला है तो उनसे है, तो हम तो इस खित्ते का हिस्सा है जहां ये इस खित्ते में पार्टनर है हमारे। अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी का मसला है, अमन लाने का मसला है, तो अमेरिका निकल गया तो इसके बाद तो जिम्मेदारी रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान की है। सही। हम इधर तावन मांगे और इधर जो उनको दुश्मन गर्दान रहा है उसको हम बेसिस दे दें, हमें तो खित्ते में भी कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो बात यह है कि ना तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आज अमेरिका से मुताबिकत रखते हैं और ना ही हमारे लोकल लेवल पे। ठीक है। तालिबान जो हैं उन्होंने भी हमें वार्निंग दे दी कि जनाब कोई बेसिस देगा तो हम उसको तारीखी गलती समझेंगे। पाकिस्तान में पब्लिक सेंटिमेंट मेजॉरिटी, आप कह लीजिए कि बड़ी हैवी मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी जो है वो अमेरिका को बेसिस देने के हक में नहीं है। ठीक है। तो आपने जो फैसला किया है वो आपने अवाम की उमंगों के मुताबिक किया है, अपने नुकसानात को सामने रखते हुए किया है, अपने आइंदा के जो इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिक आपने उनको सामने रखते हुए किया है। मैं समझता हूँ ये लॉजिकल फैसला है बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, इसलिए इसकी अगर कोई कीमत भी चुकाना पड़े तो आदमी को तो उसको चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा सर, अभी तालिबान की बात हो रही है, अफगानिस्तान में जो हालात आने वाले दिनों में आएंगे, इस वक्त जो एक मंजरकशी हो रही है उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक ट्रैक टू डायलॉग से जो है वो खिताब किया, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, अफगान डेलीगेशन से कैटेगोरिकली कहा कि जिस किस्म की ज़बान आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और आपके दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमसे कोई अच्छे की उम्मीद ना रखी जाए। साथ ही साथ आप अगर आपकी इंटरनल फॉल्ट्स हैं, आपके अंदर घर के अंदर मसले मौजूद हैं, स्पॉयलर्स आपके घर के अंदर मौजूद हैं, तो अगर पीस प्रिवेल नहीं करती, अगर अमन नहीं आता अफगानिस्तान में, तो हम पर ना ये मलबा डाला जाए ना हमसे कोई उम्मीद रखी जाए। आने वाले दिनों में आप वहाँ पर क्या होता देख रहे हैं वीज़ावी जो इस वक्त जो स्पॉयलर्स की इस वक्त हालात हैं, वो माजी में भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अशरफ गनी उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र, बाकी अंदर की उनकी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसका स्पिल ओवर पाकिस्तान पे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो लोग हैं ये पहले दिन से पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, भारत के असर में थे और आइंदा भी करते रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ फर्दासराई। लेकिन देखने की बात यह है कि कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो तालिबान और इनके दरमियान थे, हम तो नहीं तो उसमें शामिल। चुनाचे अंडरस्टैंडिंग तो इन्होंने डेवलप करनी है, सिचुएशन की सीरियसनेस देख के इन्होंने उसमें जल्दी करना है कि कोई फैसला हो। मिसाल के तौर पे अगर तालिबान इनसे कोई कंसेशन मांगते हैं और वक्त की भी किल्लत है, आगे अमरीकी निकल गए, तो आप वो कंसेशन दे के अपने मुल्क में अमन ले आए, किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाए, बजाय इसके कि आप अड़े रहें और तालिबान काबिल पे काबिज हो जाए। सर, पाकिस्तान पे जो इफेक्ट आएगा, ये बड़ा खदशा लोगों को खौफ है कि ये ना हो कि माजी जिस माजी की एक रिपीट हो। पाकिस्तान का हमेशा हम पाकिस्तान के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा और सिर्फ एक ही सूरत में हम उससे बच सकते थे, वो ये थी कि अगर अफगानिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाती जिसमें सारे स्टेक होल्डर मुत्तफिक होते और उनका हिस्सा होता, तो फिर कोई भी वहां पे डिससेटिस्फाइड नजर ना आता, तो वो एक ऐसी हुकूमत होती जो पाकिस्तान को भी काबिल कबूल होती और कोई आपको कोई उंगली ना उठाता। आज मसला ये है कि जो हुकूमत तालिबान बना लेंगे या कल कोई और हुकूमत बनती है उसको तालिबान चैलेंज कर रहे होंगे, कोई ना कोई चैलेंज कर रहा होगा, तो आप किसका साथ देंगे? अगर हम कहें हम न्यूट्रल हैं तो हमसे कोई ना कोई तो नाराज रहेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि अफगानियों ने आपस में बैठ के फैसला करने की, ठीक है, अफगानियों ने आपस में फैसला करना है। आखिरी आपसे सवाल, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, टर्किश जो प्रेसिडेंट हैं उनका अभी बयान आया है, उन्होंने पेशकश की है कि काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो टर्की, पाकिस्तान और हंगरी को जो है वो एक मुश्तरका सिक्योरिटी जो है वो दे दी जाए, जिस पे तालिबान की जानिब से एक सख्त रद्द अमल आ रहा है। आप इस पेशकश को कैसे देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की इसमें रजामंदी शामिल है? गो के इसका डिनाइल आ रहा है, इस पर आ रहा है कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान को तो वैसे कभी भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए इस किस्से का, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयब एर्दोगान ने भी
बिलावजह अपनी गर्दन आगे की है। कोई जरूरत नहीं थी, उससे किसी ने मांगा था ये काम। असल चीज क्या है, तालिबान, क्योंकि अमरीकियों ने तो रजामंदी अपनी इस पे जो है वो शो कर दी है, वो रजामंद है, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है ये। नहीं, उन्होंने रजामंदी की तब जब टर्की ने वॉलंटियर किया है, टर्की आगे आया है। टर्की से पहले किसी ने मुतालबा नहीं किया था, ये उन्होंने खुद ही कहा कि हम ये करने के लिए तैयार हैं। तो ये गलत है, तालिबान की इनके साथ जंग होगी। मैं आपको दो चीजें बताता हूं जो तालिबान एयरपोर्ट के मामले में बहुत सेंसिटिव है। वो क्या है? पहली चीज ये है कि अगर एयरपोर्ट जो तालिबान के कब्जे में नहीं आता तो अशरफ गनी गवर्नमेंट या जो भी वहां पे अफवाज लड़ रही है तालिबान के खिलाफ, उनको बाहर से कोई ना कोई कमक आती रहेगी जिसको वो काटना चाहते। दूसरा इशू ये है कि वो नहीं चाहेंगे कि ये जो आज हुक्मरान बैठे हुए हैं यहाँ पे, या जो उनके मुखालिफिन हैं जैसे करजई है या दूसरे लोग थे, उनका टोला पूरा, ये मुल्क से भाग सकें। अगर एयरपोर्ट उनके हाथ में नहीं, ये सारे निकल जाएंगे। ये सारे निकल जाएंगे तो बाहर से बैठ के उनके खिलाफ रिश्वत दमानियां और साजिशें करते रहेंगे। ऑन दैट नोट जनरल साहब, क्योंकि वक्त की किल्लत है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस सारे मामले पे जो है वो दिया। हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। वील सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।